तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तरबूज की खेती से किसान के जीवन में भरा मिठास। अरहर की उन्नत तकनीक से खेती करके ले अधिक पैदावार। अपने राज्य में गर्मी के मौसम में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है। इस दौरान बाजार में तरबूज के फलों की बेहद मांग रहती है और ऐसे में किसान तरबूज की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव बलेखंड जिला जयपुर के एक ऐसे युवा किसान बिट्टू कुमावत से मिलवा रहे हैं जो उन्नत तकनीक से तरबूज की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान तरबूज की सफल खेती किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने पहले इसमें सरसों थी, फिर सरसों को काटने के बाद में वो तरबूज करने की सोचा। किसान भाइयों, पहले इनके खेत में सरसों की फसल थी और इस फसल को काटकर अच्छी तरह खेत तैयार करके इन्होंने 2 बीघा जमीन में तरबूज की फसल लगाई और इन्होंने तरबूज की खेती उन्नत तरीके से की जिससे इन्हें तरबूज का अच्छा उत्पादन मिला। गोबर गिरवा कर गोबर का खाद डालकर बाजो तैयारी करी धरती को और फिर बेड डलवाए, फिर ड्रिप लगवाई, फिर मल्चिंग लगवाई। मल्चिंग से कचरा भी नहीं उगता है और मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा होता है तरबूज का। तरबूज की फसल में इस किसान ने सभी कार्यों को समय समय पर किया जिससे इनकी फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और तरबूज की फसल में कीट रोगों का प्रकोप भी नहीं हुआ जिससे इनको अधिक दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ा और दवाओं का छिड़काव कम होने से तरबूज की फसल में लागत खर्च भी कम आया और कम लागत में इन्हें तरबूज की फसल से अच्छा मुनाफा हुआ। और ड्रिप और मल्चिंग से खरपतवार भी कम उगता है वैसे तो, और उगता है तो उसको हम हाथों से निकला देते हैं। और ड्रिप से तो क्या है कि जड़ों में पानी जाता है इसलिए खरपतवार उगने की जगह भी नहीं रहती और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, जड़ों में ही पानी जाता है ये। और इससे दवाई भी छिड़ाते हैं ना, जैसे NPK गुनीस उनसे अच्छा हो जाता है। और ड्रिप से पानी की भी ज़रूरत कमी पड़ती है, 4-5 दिन से देते हैं पानी भी। हमने ये ड्रिप लगा रखी है ये, और ये मल्चिंग है, इस मल्चिंग से कचरा भी नहीं उगता है। और ये मिनी फुहारे हैं, इससे क्या है कि तापमान भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। इन पर गर्मी पड़ती है तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसलिए अच्छा मुनाफा हो जाता है। इनमें ठंड रहती है मतलब बाड़ी में, फिर ज़्यादा धूप पड़ती है गर्मियों में, तो इसलिए फिर मैंने मिनी फुहारा का भी उपयोग किया है इसमें। फिर मैंने मिनी फुहारा लगवाए। मिनी फुहारा से क्या है कि ज़्यादा धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो इससे तापमान मेंटेन रहता है
ज़्यादा धूप से जलने की शिकायत नहीं रहती है। और ड्रिप और मल्चिंग से और मिनी फुहारों से इतना फ़ायदा होता है कि जैसे कि पानी की भी बचत होती है इसमें, और उत्पादन भी ठीक होता है, और अच्छा मुनाफा भी होता है इसमें। और ड्रिप से क्या है कि NPK गुनीस वो अब आया, उससे तरबूज की फुटान सब ठीक होता है। दवाई NPK गुनीस रे चढ़ाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा स्प्रे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 2-3 स्प्रे करना पड़ता है, जैसे कि फंगस का, वायरस का हुआ, ऐसे स्प्रे करने पड़ते हैं। ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और इसमें 4-5 स्प्रे कर दिए मैंने मक्खी के। और वैसे तो हमने चारों ओर बाउंड्री कर रखी है, फिर भी कोई गाय जानवर ऐसे बढ़ी जाते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। तरबूज की तुड़ाई इस किसान ने पूर्ण परिपक्व अवस्था पर की और तरबूज की तुड़ाई के बाद उन्होंने काणे और खराब तरबूजों को अलग निकाल दिया, जिससे इनको तरबूज का मंडी में अच्छा भाव मिला। और इसमें पहले तोड़कर फिर सारों को एक जगह करके फिर गाड़ी में डालते हैं, छटाई भी करते हैं इनकी काणों खोड़ों की और मोटों की। जैसे बढ़िया माल रहता है उसको मंडी में लेकर जाते हैं तो बढ़िया मुनाफा मिल जाता है, बढ़िया रेट में बिक जाते हैं वो। और पिकअप भर के फिर मंडी में ले जाते हैं, तब वहाँ पर ले जाकर फिर बोली लगाते हैं, तो बोली में अच्छा बाजार भाव मिल जाता है। किसान भाइयों, इनको 2 बीघा जमीन से 80 क्विंटल तरबूज का उत्पादन मिला, जिसका इन्हें 10 रुपए प्रति किलो के भाव से मंडी में भाव मिला। इस प्रकार से 80 क्विंटल तरबूज से इन्हें 80,000 रुपए की आय हुई। और यदि तरबूज की फसल में खर्च की बात करें तो खेत तैयारी, खाद उर्वरक, बीज, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव, तुड़ाई और मंडी में ले जाने तक का कुल खर्चा आया 30,000 रुपए। किसान भाइयों, यदि इनकी कुल आय 80,000 रुपए में से 30,000 रुपए निकाल दे तो इनको 50,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। किसान भाइयों, आप भी इस किसान की तरह उन्नत तकनीक से तरबूज की खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसी को लेकर के कार्यकर्ता अब सचिवालय की तरफ कूच करते हुए, ये तस्वीरें देखिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी में कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें ज्यादा जानकारी के साथ रहेगी। अरबाज मौके पर मौजूद हैं और सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। अरबाज, क्या अपडेट है? कार्यकर्ता सचिवालय घेराव की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रोक दिया है और सेक्रेटरीट जो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। दलहनी फसलों में अरहर का महत्वपूर्ण स्थान है। अरहर का उपयोग दाल और अन्य बहुत से व्यंजन बनाने में उपयोग किए जाते हैं। इसी कारण अरहर की मांग हमेशा बनी रहती है और इस फसल से किसानों को अच्छी आय भी मिलती है। तो जो किसान अरहर की खेती करने जा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करें। तो आपको अरहर की फसल से अधिक उपज मिलेगी, तो आप किस प्रकार से करें अरहर की उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार।
जोहार, नमस्कार किसान भाइयों बहनों। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग खरीफ मौसम में जो खेती करनी है उसकी तैयारी हम अब शुरू कर दिए हैं और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अरहर की अच्छी पैदावार के लिए क्या क्या चीज़ें हमको अभी करनी चाहिए। इसमें हम वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे जो अरहर में अधिक उपज दे सके। तो सबसे पहले अरहर के खेत की तैयारी की बात हम करते हैं। आप अरहर की अगर खेती करें या किसी दलहनी फसल की खेती बरसात में अगर आप करें तो आप ये कोशिश ज़रूर करें कि ऊपरी ज़मीन का चुनाव करें, ताकि अगर पानी किसी भी हालत में हमारे खेत में ज़्यादा हो जाता है, रुकता है बरसात का पानी, तो वो तुरंत निकल जाए और पौधे को नुकसान ना करे। इसके लिए टार में खेती करें। तो टार में अगर आप खेती करते हैं तो जो मिट्टी की जो उर्वरता थोड़ी सी कम होती है, तो उसके लिए हमें सड़ी गोबर की खाद या रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। और अभी आप खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बीमारी है, वो नष्ट हो जाए। इतनी तेज अभी धूप हो रही है। मिट्टी पलट हल से एक गहरी जुताई के उपरांत 2 से 3 जुताई हल अथवा हैरो से करना उचित रहता है। प्रत्येक जुताई के बाद सिंचाई और जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था के लिए पाटा देना जरूरी है। जो हमारे जो मिट्टी में अम्लीयता है उसके लिए हम चूना का प्रयोग भी करें। 300 से 400 किलो चूना का प्रयोग भी लाभदायक होगा। और सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल तो हम अवश्य ही करें। इसमें नेत्रजन कम देना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दलहनी फसल में जो वातावरण से जो नेत्रजन होता है वो हम राइजोबियम कल्चर के द्वारा वो पौधे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पौधे की जड़ों में जो गांठें होती है उसके माध्यम से हमारे फसल में नेत्रजन की जो मात्रा है वो हमें मिल जाती है। इसीलिए बहुत कम 20 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर हम इसमें डालते हैं। लेकिन फास्फोरस 40 से 50 किलो चाहिए होता है प्रति हेक्टेयर। और पोटास और सल्फर 20 से 25 किलो हमें चाहिए होता है, क्योंकि सल्फर भी हमारे मिट्टी के लिए बड़ा ही आवश्यक है। जैसे राहर में हम कई तरह की जो किस्में होती हैं, अपने उम्र के हिसाब से देर से तैयार होने वाली किस्में भी हैं, मध्यम अवधि की भी किस्में हैं, जल्दी तैयार होने वाली भी किस्में हैं। तो जो देर से तैयार होने वाली किस्में हैं उसमें IPA 203, IPA 15-2, ये दोनों जो किस्में हमने आपको बताई, ये IIPR कानपुर से रिलीज है और बढ़िया उपज मिलता है। अगर हम जल्दी अगर लगाने वाली किस्म हमारे किसान भाइयों को चाहिए तो उपास 120 है, जो 140-45 दिन में हमारे किसान भाई उसको लगाने के बाद काट सकते हैं। बीज की मात्रा और बीज उपचार। जल्दी पकने वाली प्रजातियों का बीज 20 से 25 किलोग्राम और मध्य में तैयार होने वाली प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। चैफली पद्धति से बोने पर 3 से 4 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगती है। बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा थायरम 1 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 20 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर, जो हर फसल के लिए अलग अलग कल्चर आता है, इसका पैकेट आता है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। साथ ही साथ PSB कल्चर का इस्तेमाल करना है। इससे करीब 20 से 25% उपज आपकी बढ़ सकती है। जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी है, अगर लंबी अवधि की फसल आप ले रहे हैं तो 75 गुने 20 ले सकते हैं। अगर मध्यम अवधि की फसल ले रहे हैं तो आप उसको भी 60 से 70 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं और कतार से कतार की दूरी वही 20 सेंटीमीटर रहेगी। अगर जल्दी तैयार होने वाली किस्में आप ले रहे हैं तो वो आप 50 से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। फसल की असिंचित दशा में बुआई करने के कारण लंबे समय तक वर्षा न होने पर पुष्प बनने की अवस्था और दाना बनते समय फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। उच्च अरहर उत्पादन के लिए खेत में उचित जल निकास का होना भी जरूरी है। और ये जरूरी है कि आप खरपतवार नाशी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के बाद आप पेंडिमेथिलीन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 से 25 दिन बाद इमाजेथाइपर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो करीब 0.25 लीटर 1 हेक्टेयर में लगेगा। इन सब बातों का ध्यान रखें और अरहर की बहुत अच्छी शुरुआत आपको मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्टैचू सर्किल है, वहां पर बाकायदा इन्हें रोका जा रहा है और यहाँ पर हर तरह से कोशिश की जा रही है कि बैरिकेडिंग की जो पहली लाइन है उसको तोड़ करके आगे निकल जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवा जो मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो घेराव को अपना मजबूत बनाने के लिए आगे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस पूरी ताकत लगा रही है कि नहीं यहीं रोक दिया जाए। महिला मोर्चा की तरफ से भी घेराव किया गया है। काफी तादाद में यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह से आगे घेराव कर रहे हैं, क्या तैयारी है, आप लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या विरोध है? ये पूरी भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्ट है। ना महिला सुरक्षित है, ना यहाँ पे युवा सुरक्षित है और पूरा जंगल राज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान विपर्जय के प्रभाव से 15 और 16 जून को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और 17 जून को मध्यम बारिश, तेज हवा, मेघ गर्जन के आसार हैं। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 20 से 52% तक रह सकती है। हवा की औसत गति 18 से 27 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिट्टी जांच से हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खारापन, अम्लीयता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच से हमें जैविक कार्बन और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा और फसल से पूरा उत्पादन लेने के लिए कितनी और खाद देने की जरूरत है, इसका पता चलता है। किसान भाई संभावित मौसम को देखते हुए कपास की फसल में सिंचाई बिजाई का कार्य 17 जून के बाद करें। बिजाई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई करें। सिंचाई पानी के साथ 25 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा देवें। पहली सिंचाई के बाद आवश्यकता से अधिक पौधों की छटनी करके अमेरिकन कपास में पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर, बीटी कपास में 90 सेंटीमीटर और देसी कपास में 25 से 30 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद बत्तर आने पर किसान भाई कपास की निराई गुड़ाई कसिया या ट्रैक्टर की सहायता से अवश्य करें। धान के स्वस्थ बीज को छांटने के लिए नमक के घोल में उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम नमक को 10 लीटर पानी में घोल दें। घोल में ऊपर तैरने वाले बीज को अलग निकाल दिया जाए तथा नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को अलग करके सादे पानी में धो लेना चाहिए। 1 बीघा में रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर में नर्सरी लगाएं। इसमें 250 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया और 8 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालें। इस क्यारी में 6 किलोग्राम उपचारित बीज छिड़काव विधि से डालकर उसे हल्की सी मिट्टी या गोबर की खाद से ढक दें। क्यारी हमेशा तर रखी जाए और पानी 1 इंच से अधिक नहीं खड़ा रहना चाहिए। किसान भाई संभावित मौसम को देखते हुए सिंचाई बिजाई का कार्य 17 जून के बाद करें। मूंगफली की सिफारिश किस्मों में TGA 37A, HNG 10,
HNG 69, HNG 123 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। कॉलर रट, संधि विगलन एवं जड़ गलन रोगों की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम या टेबुकोनाजोल 2 DS 1.5 ग्राम या प्रोपिकोनाजोल 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूंगफली में 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा के हिसाब से खेत में बुआई से पहले दें। 50 किलोग्राम जिप्सम प्रति बीघा बुआई के समय ड्रिल करना लाभदायक है। आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई बिजाई व सिंचाई का कार्य अगर संभव हो तो 17 जून के बाद मौसम साफ होने की स्थिति में करें। ग्वार की समय से बुआई के लिए किसान भाई सिफारिश किस्में HG 2-20, HG 365, RGC 1002, RGC 1066, RGC 936, RGC 986 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। फसल में जड़ गलन की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 2.5 किलोग्राम को 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई बिजाई व सिंचाई का कार्य अगर संभव हो तो 17 जून के बाद साफ मौसम होने की स्थिति में करें। बाजरा की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। बाजरा की बिजाई के लिए सिफारिश की गई किस्में HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHB 121, CZP 9802, GHP 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। सामान्यतया 4 किलोग्राम बाजरे का प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर बोएं और कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला कोटा के आलोक यादव ने। आपने कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कामधेनु बीमा योजना। ये कामधेनु बीमा योजना पशुपालन विभाग के लिए स्वर्णिम योजना है, फ्लैगशिप योजना है राजस्थान सरकार की। सरकार द्वारा कामधेनु पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पशुपालकों को इस योजना में आर्थिक मदद मिलती है जो पशुपालकों की माली हालत को अच्छा करने में मददगार साबित होगी। ये बीमा निःशुल्क किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क पशुपालक से नहीं लिया जाता। इसकी पूरी प्रीमियम राजस्थान सरकार वहन करती है। इसमें अधिकतम एक पशुपालक के 2 पशु का बीमा किया जाता है। दोनों पशु दुधारू पशु होने चाहिए। साथ में अधिकतम 40,000 रुपये राशि का बीमा किया जाता है। तो ये बीमा योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू है। इसके लिए मुख्य दस्तावेज जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और कान में पशु की टैग, ये सब अनिवार्य है। ये बीमा निःशुल्क किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क पशुपालक से नहीं लिया जाता। जो पशुपालक कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे किसान महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये भी महंगाई राहत कैंप जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन सभी राहत कैंपों में ये सुविधा उपलब्ध है और एक पशुपालक के 2 पशु का बीमा किया जाता है।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।